गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर में हम हमारे जो पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर सेकेंड, उसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 15-16 क्वेश्चन आंसर आपके सामने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे क्योंकि उनमें कुछ करेक्शन हुआ था। आज उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन आया था, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष उसके अंतर्गत जो दे रखे थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र दे रखे थे, लेकिन अब ये 2018 से चेंज हो गए हैं। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो 18 से 19, 20, 21, 22, 23 तक यही रहेंगे। ठीक है। इसके बारे में जो अन्य जानकारी है मानव अधिकार आयोग के बारे में वो इसमें दी हुई है। आप चाहो तो इनको आराम से लिख लेना कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक निकाय है, यानी कि स्वतंत्र कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। ये आयोग देश में मानवाधिकारों की रक्षा करता है तथा संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करता है। ये बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि इसका बहुत सारे सदस्य होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। जो रंगनाथ मिश्र हमने जो कल पढ़ा था वो रंगनाथ मिश्र थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। वर्तमान में HL दत्तू हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन था विधान परिषद के बारे में था कि कितनी विधान परिषदें हैं भारत संघ में, किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। तो आंध्रा में है, बिहार में, कर्नाटक में है। देखो, आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। पहले की इसमें क्या था, पहले जम्मू कश्मीर में भी उसको हटा दिया गया है। तो इस टाइम अब 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इसके अलावा राजस्थान, असम और उड़ीसा में विधान परिषद बनाई जा सकती हैं। ऐसी जो मंजूरी है संसद ने वहाँ की विधानसभाओं को दे रखी है कि वो चाहें तो अपने यहाँ पर विधान परिषदें बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। ठीक है, ये हमें याद करने थे। ये क्वेश्चन तो पिछली बार वाले कन्फ्यूजिंग वाले थे, जिनको हमें करना था। अब आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है 17 नंबर से, कि 16 नंबर तक हम वहाँ पे कर चुके थे। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान है उनके किन प्रावधानों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको जो न्याय योग्य नहीं है। कानूनी प्रावधान या कानूनी शक्ति नहीं है, मतलब वो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रावधान है प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है और नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। जब मूल अधिकार और नीति जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर पड़ते हैं, तब ये आता है कि मूल अधिकार तो न्याय योग्य है और ये न्याय योग्य नहीं है। और जो प्रस्तावना है, क्योंकि वो संविधान का अंग है लेकिन संविधान का भाग नहीं है, किसी भाग के अंतर्गत उसका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए ये भी कानून योग्य या न्याय योग्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है, यानी कि इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है समाज में या भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। इनके जितने प्रावधान हैं वो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर ही अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु है। ये मैं तुम्हें जब भी संसद पढ़ाती हूँ पहला क्वेश्चन यही लिखाती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि संसद संप्रभु तो है हमारे देश में तो, लेकिन ब्रिटिश संसद जितनी संप्रभु नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ सीमाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लिखित संविधान, कठोर संविधान है, ब्रिटेन में नहीं है। हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है और सबसे अधिक शक्तिशाली चीज़ है न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है, जो हमारी न्यायपालिका को है कि ब्रिटिश संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो हमारे संविधान को ठेस पहुँचाता है तो वो उनको वो अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कोई 2 अनन्य अधिकार कौन से? अनन्य अधिकार का मतलब होता है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, अन्य किसी को नहीं। तो अनुच्छेद मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है।
और 332 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की वो व्यवस्था करती है। किसी भी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करनी हो, हटाना हो, उसके लिए केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, लोकसभा को नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस अनुपात के आधार पर प्राप्त है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनमें किस राज्य से कितने प्रतिनिधि या कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, इसका आधार क्या है? इसका आधार जनसंख्या है हमारे यहाँ पर। तो ठीक है, जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या ये है। अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं, वहाँ पर 50 राज्य हैं, 50 को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हमारे यहाँ पर राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उसके आधार पर ही उसको प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक 10 तथा उसके बाद 20 लाख पर 1 के हिसाब से प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि राज्य की जनसंख्या को 50 में बांट दो, 50 लाख जितने भी लाख तक वो होती है वहाँ तो उनको 10 प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रत्येक 50 लाख पर 10 उसके प्रतिनिधि होंगे, 10 सीट होंगी। उसके बाद जो बचता है उसमें 20 लाख पर एक प्रतिनिधि दिया जाएगा, एक प्रतिनिधि सीट उनकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किन संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है? देखो इसमें भी ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसमें भी चेंजेज हो गए हैं। जो 5 संघीय क्षेत्र हैं इनमें से भी कुछ संघीय क्षेत्रों को तो एक मिला दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है उसको भी इसमें स्थान दे दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, अब जम्मू कश्मीर को भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आएगा किन किन को है, यानी नहीं की जगह क्या है। तो दिल्ली को है, दिल्ली वालों को 3 सीट प्राप्त है, पांडिचेरी वालों को 1 सीट प्राप्त है और जम्मू एंड कश्मीर वालों को 4 सीट प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सीटों का व्यवस्था है। यानी कि पहला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में भारत के किन संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो उसमें आ गया पहले दिल्ली और पांडिचेरी थे, अब जम्मू कश्मीर को भी उसमें, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा बना दी गई है, इसे जम्मू कश्मीर को भी 4 सीट उसमें दी गई हैं। अब किन किन को प्राप्त नहीं, इन तीनों के अलावा जो भी बचते हैं उनको उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली सारे आ जाएंगे, इनके अलावा जो बचे हैं वो। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ये हमें याद रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 12 करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या आशय है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो भारत के अंतर्गत इसका अर्थ ये है कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होगी, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच में धार्मिक सद्भाव होगा और राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? देखो हम पीछे का थर्ड यूनिट है उसके चैप्टर हैं उनको हम छोड़ ही देते हैं कई बार, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बड़े नहीं आते, छोटे ज़रूर आते हैं। आतंकवाद का मतलब है अपनी मांगों को मनवाने के लिए बल का प्रयोग करना या शक्ति का प्रयोग करना। वर्तमान में उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आतंकवाद है, अब भी पूरा पनप रहा है और वहाँ पर उन्होंने उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। मतलब आतंकवाद लोगों को डराने का एक मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को डराने के लिए ये बल प्रयोग करता है, जिससे लोग डरें, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए कि आतंकवाद, आतंकवादी घटना है, ये आतंकवादी है ऐसे। तो ये एक तरह से मानसिक रोग है उनका, आतंकवादियों का मानसिक इसको शक्ति कह सकते हैं, मनों पर प्रभाव डालती है, हिंसक प्रक्रिया है। ठीक है, क्षेत्रीयवाद से क्या मतलब है? क्षेत्रीयतावाद किसी भी क्षेत्र विशेष का अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक होना क्षेत्रीयतावाद कहते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष के लोग होते हैं, वो अपनी धर्म के, भाषा के आधार पर, वहाँ की पर्टिकुलर संस्कृति के आधार पर वो चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाएं, हमारा भारत से अलग अस्तित्व हो। इसके लिए जब भी वो जागरूक होते हैं, इसलिए आंदोलन करते हैं, वो क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। उग्र क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकता के लिए संकट बन जाता है। अगर ज़्यादा उग्र हो जाता है तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए संकट बन जाता है। बीच बीच में कई राज्य उठ के आते हैं हमें अलग बनाओ। नक्सलवादी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें अलग राज्य बनाओ।
कुछ साउथ के अंदर भाषा के आधार पर होते हैं कि वो हमारा अलग राज्य होगा, हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तो इस तरह उस क्षेत्र के आधार पर वो अलग होने की डिमांड करते हैं, स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का क्या आशय है? महाभियोग का मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी अभी 1-2 दिन में। महाभियोग पूरी प्रक्रिया जो है उसको हम एक वीडियो के तहत समझाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संसद के दोनों सदन पृथक पृथक 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाते हैं। उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक 2/3 बहुमत, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जब भी क्लास में पढ़ते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत तो क्या कहते हैं कि दोनों सदनों का के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। वो शब्द यहाँ पर दोनों सदनों में जितनी कुल सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत अगर उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। भारत में दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता? ये क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा और ये आता भी है, ठीक है। दलीय व्यवस्था क्या विशेष है? सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारे दल हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। दलों में आपस में गुटबाज चलती है, कोई भी किसी दल का समर्थन नहीं होता, मतलब कि वो हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और क्षेत्रीय दलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं? तो कोई 2 उपाय बताइए। इनमें से है, विभिन्न संप्रदायों के बीच सद्भावना की स्थापना होनी चाहिए, दलीय जो राजनीति है, चुनावी राजनीति पर नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा और आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवारक जो निरोध है, एक मिनट, हाँ, निवारक निरोध जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अरे यार रुक जाना, ठीक है। निवारक निरोध किसी प्रकार का अपराध किए जाने से, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, उसको अपराध करने से पहले और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के अगर उसको नज़रबंद कर लिया जाता है तो उस प्रक्रिया को निवारक निरोध की प्रक्रिया कहते हैं। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इसका उद्देश्य, निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। अगर हमें पता है कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, गलत काम, कोई अपराधी अपराध कर सकता है लेकिन अपराध किया नहीं, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है जिससे कि वो अपराध नहीं करे, उसको बोलते हैं निवारक निरोध। परमादेश का आशय क्या? मैंने कहा रिट है, रिट जरूर आएंगे, उनको याद करना है। परमादेश के आधार पर न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश देता है, परम आदेश देता है, ठीक है। प्रतिषेध मतलब रोकना। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायालयों को अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्रवाई करने से रोकते हैं, यानी कि जो निम्न न्यायालय हैं और अर्ध न्यायिक न्यायालय हैं वो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कोई काम नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उस कार्रवाई पर वो रोक लगाने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको प्रतिषेध बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कानून निर्माण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण होता है विधि का प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, फिर द्वितीय वाचन के बाद समिति स्तर, समितियों को जाता है वो कानून, फिर प्रतिवेदन स्तर, समितियाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं और लास्ट में तृतीय वाचन के बाद में वो पारित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में जब लोकसभा वाले क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया था उसमें कहा था कि लोकसभा के अंतर्गत छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते हैं, लोकसभा के कार्य, राज्यसभा के विशेष अधिकार, ये जरूर याद करने। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के कार्य, सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित करते हैं, प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार वही करते हैं, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व स्पीकर का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को दोहरी भूमिका दी है, दोहरे कार्य दिए हैं। एक तरफ तो राज्य के संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है, दूसरा केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाता है।
व्यवहार में राज्यपाल की दूसरी भूमिका का अधिक महत्व है। वो राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था सबकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। भारतीय राजनीति व जाति व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय मतलब जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। अतः भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की ने महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। एक क्वेश्चन आता है, त्रिशंकु संसद से आप क्या समझते हैं? ठीक है। संसद का महत्वपूर्ण सदन होता है लोकसभा। यदि लोकसभा में किसी एक दल या चुनाव पूर्ण गठित दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसे त्रिशंकु संसद कहते हैं। यानी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है या बहुत सारे गठबंधन मिलके भी पूरा बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऐसी संसद होती है त्रिशंकु संसद होती है, मिली जुली सरकार वाली संसद होती है। दलीय व्यवस्था के उभरता रूप क्या है? दलीय व्यवस्था भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता का अंत हो गया है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति में भारी वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों को भारतीय राजनीति में निर्णायक शक्ति प्राप्त हो गई। ये क्षेत्रीय दल ही बड़े बड़े दलों के साथ मिलकर संसद में स्थान प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपनी मर्जी से कानून बनाने के लिए उन लोगों को हमेशा ये एक तरह से धमकी देते रहते हैं, हमारे पक्ष में नहीं करोगे काम तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। ठीक है। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? जानते हैं हम, पॉपुलर सदन लोकसभा होता है। व्यवस्थापिका के जिस सदन के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है उसी सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं। जैसे भारत में संघीय स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा लोकप्रिय सदन है। ठीक है। अगले एक क्वेश्चन पेपर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।